Hello dear students, how are you? Myself Jagat Yadav. I am going to teach for class 10th English my first poem Dust of Snow, in which I want to tell about the reality of poem. The poem presents a moment that seems simple but has a large significance. Okay? Compare this other quotation from Robert Frost. Always a larger significance. A little thing touches a large thing. Means the poet that has given the importance the dust of snow. How the dust of snow that gives us the moral sense to the poet. So in this stanza, I want to tell the meaning line by line as Hindi word. After that, I will explain the poetry device and rhyme scheme. So dear, first of all, try to listen dust of snow. Okay? Dust of snow. प्यारे बच्चों, लिखा है the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and said some part of a day I had ruled. तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ बात क्या की गई है? द वे ए क्रो होता है कौवा, सूक का होता मुंह हिला देना, डाउन ऑन मी हो जानते हैं मेरे ऊपर, ठीक है। डस्ट होता है धूल, आप स्नो होता है बर्फ के, तो बर्फ के छोटे छोटे कण फ्रॉम द हेमलॉक ट्री. व्हाट इज द मीन्स ऑफ हेमलॉक ट्री? हेमलॉक मीन्स ऑफ ए पॉइजनस हर्ब, एक विषैली जो झाड़ी होती है उसको हेमलॉक ट्री बोलते हैं. ओके, तो कवि बता रहा है द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, माने जिस तरह से द वे क्रो, जिस तरह से एक कौवे ने हेमलॉक ट्री माने उस विषैले वृक्ष पर से मेरे ऊपर बर्फ के छोटे छोटे कणों को हिलाकर गिरा दिया. ठीक है, हिलाकर जो ही गिराता है तो हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, तो उसने कहा उसने मेरे मूड को अर्थात विचार को चेंज कर दिया, अर्थात बदल दिया. उसने मेरे मूड को, विचार को चेंज कर दिया. एंड हैज गिवन माई हार्ट, और उसने मेरे हृदय को, ठीक है, मेरे विचार को बदल दिया. और बात समझिएगा, और उस दिन के, ठीक है, एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे, उस दिन के एक भाग को, उस दिन के एक भाग के हिस्से को वो बचा लिया, है ना. और आई हैड रूड का अर्थ होता है पश्चाताप करना, जिसके बारे में वह पहले पश्चाताप कर चुका, ठीक है, जिसके बारे में क्या वह पश्चाताप कर चुका था. तो वंस अगेन हमने कहा कि द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, जिस तरह से कौवे ने हेमलॉक ट्री से अर्थात विषैले वृक्ष पर से मेरे ऊपर बर्फ के छोटे छोटे कणों को गिरा दिया. गिराने के बाद हैज गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हृदय को दिया ए चेंज ऑफ मूड, अर्थात मेरे हृदय को, मेरे विचारों को वह परिवर्तित कर दिया. एंड सेड सम पार्ट ऑफ द डे, और दिन के कुछ भाग को, कुछ विचारों को बचा लिया. आई हैड रूडेड, जिसके बारे में मैं पश्चाताप कर चुका था. ठीक ना, क्यों? देखिए रूड का होता है ना, रूड दिया. हेल इन रिग्रेट, पश्चाताप करना, ठीक है, जिसके बारे में क्या किया था, पश्चाताप कर चुका था. अब यहाँ पर आपको देखना है पोएट्री डिवाइस है. द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी,
देखिए जब कोई भी पोयम फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन जाती हो, थर्ड लाइन विदाउट पंचुएशन मार्क की, तो उसको हम बोलते हैं इंजॉयमेंट, है ना। द वे क्रो, कहीं देखिए आपको पंचुएशन मार्क नहीं मिलता है, तो ऐसे पोएट्री डिवाइस को हम इंजॉयमेंट बोलते हैं। ओके, अब अगली जो हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है या पोएट्री डिवाइस है, एक होगा एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है? हम देखते हैं कि इस पोएम में सेकेंड लाइन जब कोई वावेल बार बार आता है तो उसको हम एजोनेंस बोलते हैं। देखिए सूक डाउन ऑन मिया, ओ ओ ओ, ये कई बार आ गया है, इसको हम एजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अगर एक ही वावेल कॉन्सोनेंट बार बार आता है तो उसको हम कॉन्सोनेंस बोलते हैं। अब इस लाइन में हम लोग देखेंगे कौन कौन से ऐसे कॉन्सोनेंट हैं लेटर जो बार बार आए। ठीक है, तो अब देखा जाए द वे क्रो, देखिए डब्ल्यू डब्ल्यू 2 बार आया, इसको हम जो है कॉन्सोनेंस बोलेंगे। ठीक, कॉन्सोनेंस बोलेंगे। यहाँ पे देखिए द डस्ट में यस है, स्नो में यस है, बार बार आया है। ठीक है, तो इसको हम जो है कॉन्सोनेंस बोलेंगे। ओके डियर, इसके बाद देखिएगा कॉन्सोनेंस आप जान गए, एंजाइमेंट जान गए और एजोनेंस जान गए। अब हम देखते हैं कहीं पर एलिट्रेशन आता है। एलिट्रेशन क्या होता है? जब एक ही कॉन्सोनेंट एक ही लाइन में बार बार आ जाए, ठीक उसी कॉन्सोनेंट के बाद सेकेंड लाइन शुरू होती है, तो वह जो होता है एलिट्रेशन होता है। अब देखते हैं कहीं हमें मिलता है कि नहीं। आइए, वो मिला सेव्ड सम। देखिए सेव्ड में क्या है? इसका पहला वर्ड यस है, स फिर स, यस यस दोनों सेम है, तो ये हो जाता है एलिट्रेशन। फिगर आप स्पीच क्या हो जाएगी? एलिट्रेशन होती है। ठीक है, तो एलिट्रेशन आपको मिल गया, एंजाइमेंट मिल गया और एजोनेंस मिल गया, कॉन्सोनेंस मिल गया। ये सब पोएट्री डिवाइस है। अब इससे देखिए आप कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, हाउ हैज द पोएट मूड चेंज। क्वेश्चन है माने कि व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल क्या है, और व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, कवि का मूड किसने बदल दिया। ठीक, और हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज, कवि का मूड कैसे बदल गया। तो हम आंसर लिखेंगे कि द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो इज द डस्ट which has been created by a crow. Okay, when it shook on an ice laden with snow, it has changed poet's mood, he became happy for the rest of the day. Okay, for the rest of the day. क्वेश्चन 2 होगा कि हाउ डज Frost present nature in the poem, the following question may help you to think of an answer. कहने का क्या? इस कविता में प्रकृति को कैसे प्रस्तुत करता है। ठीक, निम्न प्रश्न आपको उत्तर पाने में सहायता कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है देखा जाए, व्हाट आर द बर्ड्स दैट्स आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम, डू यू थिंक ए क्रो इज often mentioned in poem, what image come to your mind when you think of a crow। कहने का क्या आता है, पहले क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। ठीक है, व्हाट आर द बर्ड्स, कौन से पक्षी हैं जिनका वर्णन प्राय कविताओं में होता है। ठीक है, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि एक क्रो इज ऑफन मेंशन इन द पोएम, कि एक कौवा प्रायः इन कविताओं में आता है। ठीक, व्हेन व्हाट इमेज कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ क्रो, जब आप कौवे के बारे में सोचते हैं, जब आप कौवे के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या तस्वीर आती है। तो आप आंसर क्या लिखेंगे कि बर्ड्स
या आप लिखेंगे बर्ड्स यूजुअली मेंशन इन द पोएम आर नाइटिंगेल। तो देयर मेनी बर्ड्स हैं, नाइटिंगेल, कक्कू, है ना, स्पैरो एंड अदर्स। Crow is rarely mentioned in the poem. It reminds us of its harsh voice and black color. Okay dear? इसका सेकेंड क्वेश्चन है अगेन व्हाट इज हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है? ठीक, हेमलॉक ट्री क्या है? Why does not the poet write about more beautiful trees such as maples or an oak or pine? तो कवि पूछा कि एक हेमलॉक वृक्ष क्या होता है। कवि ने इससे भी सुंदर पेड़ जैसे मैपल, ओक या पाइन के पेड़ों का वर्णन क्यों नहीं किया, क्या वजह है? तो आप लिखेंगे आंसर, ए हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री। It is not very beautiful, but the poet does not mention any more beautiful tree. He believes that every aspect of nature is beautiful. Okay? Third question है, what do the crow and hemlock represent? Joy or sorrow? What does the dust of snow that the crow shakes off, ठीक है, of hemlock tree stands for? कहने का अर्थ क्या? कौवा और हेमलॉक किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ठीक है, आनंद का या दुख का? बर्फ की धूल जिसे कौवा हेमलॉक के पेड़ से गिराता है वह किसका प्रतिनिधित्व करता है ना? क्यों? तो आप ऐसे लिखेंगे कि हियर क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय, द डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट्स जॉय दैट नेचर सोवर्स। ओके। क्वेश्चन थर्ड है, हियर and have there been times when you felt depressed or hopeless? Have you experienced a similar moment that changed your mood that day? तो कवि ने बताया, क्या आपने कभी बेघर और निराश महसूस किया है? क्या आपने ऐसे ही पल का सामना किया है जिसने उस दिन आपके मूड को बदल दिया है? तो लिखेंगे यस, there are many times that come before us when we feel of ourselves as similar like as the crow and the dust of snow. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया डस्ट ऑफ स्नो में पोएट्री डिवाइस और राइमिंग वर्ड, क्वेश्चन आंसर बता दिया। इफ एनी प्रॉब्लम दैट क्लियर फॉर you may be discussed, okay, by phone or as well as you think. Thank you. God bless you. Have a nice day, and you will feel yourself very delightful and happiness at your home. Okay, thanks.